एनसीईआरटी मंत्रणा में आप सभी का स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की यात्रा पर हैं और पिछले अंक में हमने शहंशाह अकबर के शासनकाल के कई अहम पहलुओं पर बात की थी। आज हम अकबर के दौर के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों पर गहराई से नजर डालेंगे, उनकी राजस्व प्रणाली और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, ये विषय यूपीएससी, राज्य पीसीएस, एसएससी मतलब सभी सरकारी नौकरी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ से सीधे सीधे तथ्यात्मक सवाल यानी एमसीक्यूज तो बनते ही हैं, साथ ही जो मेंस पर्सपेक्टिव है उसके लिए आपकी विश्लेषणात्मक समझ भी परखी जाती है। तो आज की चर्चा में हम सभी जरूरी तारीखें, खास शब्दावली, नीतियां और कौन अधिकारी क्या काम करता था, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। जी हाँ, और ये समझना जरूरी है कि अकबर को अपने पिता हुमायूं से कोई जमा जमाया राज नहीं मिला था। व्यवस्था बिखरी हुई थी, अस्थिरता थी। तो ऐसे में अकबर ने कुछ हद तक शेरशाह सूरी के कामों से सीखते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जो न सिर्फ कुशल हो बल्कि जिसमें एक हद तक निष्पक्षता भी हो और जो साम्राज्य को स्थिरता दे सके। हाँ, स्थिरता बहुत जरूरी थी उस वक्त। बिल्कुल। और राजा टोडरमल का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। ये सिर्फ नियम बना देना नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा, व्यवस्थित और काफी हद तक कह सकते हैं वैज्ञानिक नजरिया अपनाने का प्रयास था। तो ये जो अकबर की मशहूर राजस्व व्यवस्था है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, ये कैसे विकसित हुई? मतलब क्या ये एक ही बार में लागू हो गई थी? नहीं, ऐसा नहीं था। ये धीरे धीरे विकसित हुई। शुरुआती सालों में यानी लगभग 1556 से 1572 तक तो ज्यादातर शेरशाह सूरी के तरीकों को ही कुछ बदलावों के साथ अपनाया गया। अच्छा। असली बदलाव का दौर शुरू हुआ 1573 के बाद, जब राजा टोडरमल को दीवाने अशरफ यानी एक तरह से मुख्य वित्त अधिकारी बनाया गया। हाँ, टोडरमल, इनका नाम तो बहुत सुना है संदर्भ में। बिल्कुल बिल्कुल। टोडरमल ने पहले गुजरात, बिहार, बंगाल जैसे सूबों में राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त किया, जिसे बंदोबस्त कहा गया। इसी समय जब्ती प्रणाली पर जोर दिया गया। जब्ती, इसका मतलब क्या था? जब्ती का मतलब था जमीन की नपाई करके यानी माप कर राजस्व तय करना। और फिर आया वो कदम जिसने अकबर की राजस्व व्यवस्था को उसकी असली पहचान दी। 1580 में दहसाला प्रणाली का औपचारिक ऐलान। दहसाला, हाँ, ये नाम तो एग्जाम्स में अक्सर आता है। इसका मतलब क्या था और ये काम कैसे करती थी? दहसाला, देखिए नाम में ही इसका राज छुपा है। दह यानी 10, साला यानी साल। ये प्रणाली पिछले 10 सालों की औसत पैदावार, जैसे 1580 में लागू हुई तो 1570 से 1579 तक। अच्छा, पिछले 10 साल की। जी हाँ, और उन्हीं 10 सालों के औसत बाजार भाव पर आधारित थी। राजा टोडरमल ही इसके पीछे मुख्य दिमाग थे। मकसद ये था कि हर साल अंदाजे से टैक्स लगाने की बजाय एक ज्यादा स्थायी और अनुमानित व्यवस्था बनाई जाए। हाँ, इससे किसानों को भी अंदाजा रहता होगा। बिल्कुल, किसानों को भी पता रहता था कि उन्हें लगभग कितना देना है, और सरकार की आमदनी भी ज्यादा स्थिर हो गई। तो क्या ये पूरे साम्राज्य में एक जैसी लागू थी हर जगह? नहीं, ऐसा नहीं था। मुख्य रूप से ये खालसा भूमि पर लागू थी। खालसा भूमि? खालसा यानी वो जमीन जो सीधे बादशाह के नियंत्रण में थी और जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जाता था। अनुमान है कि ये साम्राज्य का करीब 60% हिस्सा था, जिसमें आगरा, दिल्ली, लाहौर जैसे उपजाऊ इलाके शामिल थे। और बाकी जमीन? जो जमीनें मनसबदारों को जागीर में दी जाती थी, वो सीधे सीधे इस दहसाला व्यवस्था के तहत नहीं आती थी। उनकी व्यवस्था थोड़ी अलग थी। अच्छा, ये खालसा और जागीर का फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल। अब ये बताइए कि इस दहसाला सिस्टम में ऐसा क्या खास था जिसने इसे इतना सफल बनाया? इसके कई पहलू थे। पहला तो था जमीन का वर्गीकरण। देखिए, सारी जमीन एक जैसी उपजाऊ नहीं होती है ना। हाँ, बिल्कुल। तो उसे बांटा गया। जैसे पोलज, ये वो जमीन थी जिस पर हर साल खेती होती थी। फिर थी परौती, जिसे एक आध साल खाली छोड़ना पड़ता था ताकि उसकी उर्वरता मतलब ताकत बनी रहे। अच्छा, रेस्ट देना पड़ता था जमीन को। जी। इसी तरह चच्चर थी, जो 3-4 साल खाली रहती थी, और बंजर, जो 5 साल या ज्यादा से खाली पड़ी हो। राजस्व की दरें इसी आधार पर तय होती थी। बंजर जमीन पर खेती शुरू करने वालों को तो शुरू में रियायतें भी दी जाती थी। ये तो बहुत सोचा समझा तरीका लगता है। जमीन की सेहत का भी ध्यान। जी, ये अपने आप में एक वैज्ञानिक सोच थी। और नापाई कैसे होती थी? किस चीज से? नापाई के लिए अकबर ने एक मानक गज चलाया, इलाही गज। ये करीब 32 इंच का होता था
और नापने के लिए जरीब का इस्तेमाल होता था। ये बांस की कड़ियों से जुड़ी एक चेन जैसी होती थी। बांस की कड़ियों से? क्यों? ताकि मौसम से, मतलब नमी या गर्मी से, इसकी लंबाई ना बदले, माप सही रहे। जमीन की इकाई थी बीघा, जो आजकल के हिसाब से करीब 0.6 एकड़ होता है। हर बीघे की औसत उपज निकाली जाती थी, वही पिछले 10 साल के आधार पर। और टैक्स कितना होता था? क्या अनाज में लेते थे या नकद? राज्य का हिस्सा आमतौर पर औसत उपज का 1/3 होता था। 1/3? ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हिस्सा नकद में चुकाना होता था। नकद? कैश में? हाँ, कैश में। इसके लिए हर इलाके की मुख्य फसलों के पिछले 10 साल के औसत दाम निकालकर नकद दरें तय कर दी जाती थीं। इन्हें कहते थे दस्तूरुल अमल या सिर्फ दस्तूर। दस्तूरुल अमल? जी, इससे लेन देन में पारदर्शिता आई। हालांकि कुछ दूर दराज के या खास इलाके जैसे कश्मीर में उपज के रूप में भी टैक्स लिया जाता था। यानी नकद भुगतान पर जोर था। पर मान लीजिए कभी फसल खराब हो गई, सूखा पड़ गया, तब क्या होता था? हाँ, इसका भी ध्यान रखा गया था। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो राजस्व में छूट दी जाती थी और किसानों को जरूरत पड़ने पर बीज, औजार या बैल खरीदने के लिए सरकार की तरफ से कर्ज भी दिया जाता था। कर्ज भी? जी हाँ, इसे तकावी कहते थे। ये एक तरह का एग्रीकल्चरल लोन था, कह सकते हैं। कोशिश ये भी थी कि खालसा जमीन में सरकार और किसान के बीच सीधा संपर्क हो, बिचौलियों को हटाया जाए। तो ये जब्ती प्रणाली जिसमें नपाई और नकद दरें थी, ये सबसे प्रमुख थी। लेकिन क्या यही एकमात्र तरीका था पूरे साम्राज्य में? जब्ती पसंदीदा तरीका जरूर था, खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। लेकिन अकबर की व्यवस्था में लचीलापन भी था। जहां जब्ती मुश्किल थी या व्यवहारिक नहीं थी, वहां दूसरे तरीके भी चलते थे। जैसे कि? जैसे गल्ला बख्शी। इसमें फसल कटने के बाद खलियान में ही अनाज का बंटवारा हो जाता था, राज्य और किसान के बीच। आमतौर पर 1/3 हिस्सा राज्य का। अच्छा, सीधे अनाज बांट लिया। हाँ, ये बंगाल या दक्कन जैसे इलाकों में ज्यादा कारगर था, जहां नकद लेन देन उतना नहीं था। समझ गया। गल्ला बख्शी यानी अनाज का बंटवारा। और कोई तरीका? इसी तरह बटाई भी थी, जो गल्ला बख्शी जैसा ही फसल साझा करने का तरीका था। इसके भी प्रकार थे। कभी खड़ी फसल के खेत बांट लिए जाते थे, खेत बटाई। कभी अनाज के ढीर बनाकर लंक बटाई। खेत बटाई, लंक बटाई, ठीक है। एक और तरीका था कनकूत। इसमें खड़ी फसल को देखकर ही अंदाजा लगाया जाता था कि कितनी पैदावार होगी और उसी आधार पर टैक्स तय होता था। अंदाजे से? हाँ, ये जब्ती से कम सटीक था पर तेज था। उन इलाकों में काम आता था जहां अभी विस्तृत सर्वे नहीं हुआ था या संक्रमण काल में। और एक नसख का भी जिक्र आता है, वो क्या था? हाँ, नसक। ये एक तरह का सामूहिक निर्धारण था। इसमें किसी गांव या इलाके का टैक्स पिछले सालों के रिकॉर्ड या अंदाजे के आधार पर एक मुश्त, मतलब लमसम, तय कर दिया जाता था। ये अक्सर दूर दराज के इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों या नए जीते गए प्रदेशों में इस्तेमाल होता था, जहां तुरंत नपाई वगैरह संभव नहीं थी। तो मतलब जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाए गए थे। ये तो काफी व्यापक व्यवस्था लगती है। बिल्कुल। तरीक्षा के नजरिए से कुछ शब्द बार बार आते हैं, जैसे आपने बताया दहसाला, जब्ती, पोलज, परौती वगैरह, खालसा, जागीर, दस्तूर, तकावी। एक और शब्द जो शायद जिला स्तर के राजस्व अधिकारी के लिए इस्तेमाल होता था, वो आमिल या अमलगुजार था। सही करूं? बिल्कुल सही। आमिल या अमलगुजार जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी था। इसी तरह परगना उप-जिला स्तर पर कानूनगो रिकॉर्ड रखता था। कानूनगो? जी। और गांव के स्तर पर पटवारी जमीन का लेखा जोखा देखता था। ये पटवारी शब्द तो आज भी चलता है ना? हाँ, बिल्कुल चलता है। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी भी वसूली में मदद करता था। ये कुछ मुख्य शब्द हैं जो जरूर याद रखने चाहिए। बिल्कुल। इन शब्दों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, खासकर एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस पूरी व्यवस्था का असर क्या हुआ? क्या ये वाकई सफल रही? असर तो काफी गहरा पड़ा। सबसे बड़ा असर तो सरकारी आमदनी पर हुआ। अनुमान है कि अकबर के दौर में सालाना राजस्व लगभग 80 करोड़ दाम यानी तांबे का सिक्का। हाँ, दाम। उससे बढ़कर करीब 200 करोड़ दाम तक पहुंच गया था 1600 के आसपास। अरे वाह, काफी बढ़ोतरी हुई। जी। मानकीकरण और सीधे संपर्क से भ्रष्टाचार में भी कुछ कमी आई, ऐसा माना जाता है। जमीन के वर्गीकरण और तकावी ऋण जैसी सुविधाओं ने खेती को बढ़ाया। यहाँ तक कि बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाने की कोशिशें हुईं। लेकिन
क्या इसकी कोई कमजोरियां भी थीं? मतलब सब कुछ बढ़िया तो नहीं रहा होगा? बेशक थे, कमजोरियां भी थीं। देखिए, औसत पर आधारित होने की वजह से अगर लगातार खराब मौसम रहता या अकाल पड़ता तो ये किसानों पर भारी पड़ सकती थी। हाँ, औसत तो औसत है। बिल्कुल। और पूरी व्यवस्था स्थानीय अधिकारियों की ईमानदारी पर बहुत निर्भर थी। तो जहां अधिकारी बेईमान थे वहां गड़बड़ी की गुंजाइश हमेशा रहती थी। सही बात है। और जैसा हमने बात की, ये पूरे साम्राज्य में एक जैसी लागू नहीं थी, तो क्षेत्रीय असमानताएं भी थीं। फिर भी ये अपने समय के हिसाब से एक बहुत उन्नत व्यवस्था थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाद में अंग्रेजों की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर भी इसका कुछ असर दिखता है। अच्छा, तो ये तो हुई राजस्व की बात, जैसे साम्राज्य का खजाना भरता था और खेती किसानी चलती थी। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को, इतनी विविधताओं वाले देश को सिर्फ राजस्व से तो नहीं चलाया जा सकता। इसे संभालने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी तो चाहिए था, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अकबर ने सिर्फ राजस्व ही नहीं, प्रशासन को भी पूरी तरह बदल दिया। जो शुरुआती मुगल शासन कुछ हद तक कबीलाई या कह लें घुमक्कड़ फौजी ढर्रे पर था, उसे अकबर ने एक व्यवस्थित, केंद्रीकृत और कुशल नौकरशाही में तब्दील कर दिया। केंद्रीकृत नौकरशाही। जी, ये कोई एक मॉडल कॉपी नहीं किया गया था, बल्कि इसमें फारसी, तुर्की और भारतीय प्रशासनिक परंपराओं का मिश्रण था। और इसमें अकबर की सुलह कुल यानी सबके साथ शांति की नीति की झलक भी दिखती है। सुलह कुल, वो कैसे? क्योंकि ये प्रशासन में अलग अलग धर्मों और नस्लों के लोगों को शामिल करने पर जोर था, समावेशी बनाने की कोशिश थी। अच्छा, तो केंद्र में सत्ता का ढांचा कैसा था? मतलब बादशाह के अलावा कौन लोग थे जो फैसले लेते थे? देखिए, सबसे ऊपर तो बादशाह ही था। सैद्धांतिक रूप से उसकी सत्ता असीमित थी। वही कानून, वही सेनापति, वही मुख्य न्यायाधीश, सब कुछ। उसकी मदद के लिए कई बड़े मंत्री और अधिकारी थे, जैसे वकील या वजीर। वजीर? प्रधानमंत्री जैसा? हाँ, शुरू में प्रधानमंत्री जैसा ही था, जैसे बैरम खान थे, लेकिन बाद में इसकी शक्तियां कुछ कम कर दी गईं और वित्त विभाग दीवान के साथ मिला दिया गया। फिर था मीर बख्शी। ये बहुत महत्वपूर्ण पद था। मीर बख्शी ये सेना का प्रमुख था? सेना का मंत्री था कह सकते हैं, पर सेनापति कमांडर इन चीफ नहीं होता था। सेनापति अक्सर अलग होता था, जैसे खाने खाना। मीर बख्शी का काम था सैनिकों का वेतन देखना, मनसबदारों की नियुक्ति के रिकॉर्ड रखना, घोड़ों को दागने की व्यवस्था देखना, और हाँ, खुफिया विभाग भी इसी के तहत आता था। अच्छा, खुफिया विभाग भी मीर बख्शी के पास? ये जरूरी बात है। और वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री का पद था दीवाने आला या मुख्य दीवान। ये राजस्व और खर्च का पूरा हिसाब रखता था। 1582 से राजा टोडरमल इसी पद पर थे। टोडरमल फिर से? वो राजस्व में भी थे और यहाँ वित्त मंत्री भी। जी हाँ, उनकी भूमिका बहुत अहम थी। इसके अलावा सद्र उस सुदूर था जो धार्मिक मामलों, दान पुण्य मतलब विद्वानों को मदद वगैरह का काम देखता था। मीर समान शाही घर परिवार, कारखानों यानी कार्यशालाओं और रसद का प्रभारी था। और काजी उल कुजात मुख्य न्यायाधीश था। इतने सारे मंत्री, क्या इनकी कोई कैबिनेट जैसी मीटिंग होती थी? मतलब मिलकर फैसले लेते थे? नहीं, आज जैसी कोई औपचारिक कैबिनेट नहीं थी। बादशाह अक्सर अपने खास दरबार में, जिसे दीवाने खास कहते थे, इन मंत्रियों और दूसरे बड़े अमीरों से सलाह लेता था, लेकिन अंतिम फैसला उसी का होता था। समझ गया, बादशाह ही सुप्रीम था। ये तो हो गई केंद्र की बात। अब इतने बड़े साम्राज्य को प्रांतों और जिलों में कैसे बांटा गया था? प्रशासन नीचे तक कैसे चलता था? अकबर ने प्रशासन को आसान बनाने के लिए 1580 में, उसी साल जब दहसाला लागू हुआ, साम्राज्य को 12 सूबों यानी प्रांतों में बांटा। 12 सूबे कौन कौन से थे, कुछ अंदाजा? हाँ, इनमें आगरा, दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद, अवध, बंगाल, बिहार, गुजरात, मालवा, अजमेर, मुल्तान, काबुल जैसे बड़े इलाके थे। बाद में दक्षिण विजय के बाद बरार, खानदेश और अहमदनगर का हिस्सा मिलाकर सूबों की संख्या 15 हो गई। 15 सूबे, काफी बड़ा साम्राज्य था। और सूबे का मुखिया कौन होता था? हर सूबे का मुखिया सिपह सालार या बाद में सूबेदार कहलाने लगा। वो प्रांत का गवर्नर था जिसके पास फौज रखने और प्रशासन चलाने की ताकत थी। सूबेदार, ठीक है। लेकिन यही एक दिलचस्प बात है, सूबे में वित्तीय मामलों के लिए एक अलग दीवान होता था। अलग से दीवान क्यों? ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे। ये दीवान सीधे केंद्र के दीवाने आला को जवाब देता था, सूबेदार को नहीं।
ये एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस था ताकि सूबेदार बहुत ज्यादा ताकतवर और निरंकुश न हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था थी नियंत्रण के लिए। सूबों के नीचे क्या था, जिले वगैरह? हाँ, सूबों को सरकारों यानी आधुनिक जिलों जैसी इकाइयों में बांटा गया था। हर सरकार में कानून व्यवस्था के लिए फौजदार होता था और राजस्व वसूलने के लिए वही अमलगुजार या आमिल। फौजदार और अमलगुजार। जी, सरकारों को फिर और छोटी इकाइयों परगना यानी उपजिला में बांटा गया था। परगना स्तर पर शिकदार कानून व्यवस्था देखता था, आमिल या मुंसिफ राजस्व का काम करते थे और कानून को जमीन के रिकॉर्ड रखता था। और शहरों में? शहरों में व्यवस्था बनाए रखने और नगर पालिका जैसे कामों के लिए कोतवाल होता था। कोतवाल का काम रात में गश्त करना, बाजार पर नजर रखना, बाहरी लोगों का रिकॉर्ड रखना वगैरह था। और सबसे नीचे गांव, उनका क्या होता था? गांव सबसे निचली इकाई थे और काफी हद तक स्वायत्त थे, मतलब अपने मामले खुद ही सुलझाते थे पंचायतों के जरिए। मुगल प्रशासन ने गांव के अंदरूनी मामलों में ज्यादा दखल नहीं दिया। अच्छा। हाँ, बस राजस्व वसूली में गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम या चौधरी कहते थे, और लेखाकार यानी पटवारी वो मदद करते थे। ये पूरा ढांचा तो बहुत बड़ा और पेचीदा लगता है। केंद्र से लेकर गांव तक इतने सारे लोग, इतने सारे पद, इन सबको एक साथ जोड़ने और नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्था थी? ये सब बादशाह के प्रति वफादार कैसे रहते थे? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब है अकबर की एक और शानदार और शायद सबसे अनूठी खोज, मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी, हाँ, ये शब्द भी बहुत आता है। जी, ये लगभग 1571 के आसपास शुरू की गई और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक फौजी रैंक नहीं थी, बल्कि ये मुगल प्रशासन की रीढ़ थी। इसी से सब जुड़े हुए थे। तो क्या थी ये मनसबदारी? थोड़ा और बताइए इसके बारे में। देखिए, मनसब का मतलब होता है पद या रैंक। हर बड़े अधिकारी को, चाहे वो सेना में हो या प्रशासन में, एक मनसब दिया जाता था। ये एक संख्या होती थी, 10 से शुरू होकर 10,000 तक। हालांकि 5,000 से ऊपर के मनसब शहजादों या बहुत खास शाही परिवार के लोगों या बड़े अमीरों के लिए ही होते थे। 10 से 10,000 तक। जी। और हर मनसब के 2 हिस्से होते थे, जात और सवार। जात और सवार, ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, पर इसका लॉजिक था। जात रैंक से अधिकारी का व्यक्तिगत रुतबा, दरबार में उसकी जगह और उसकी तनख्वाह तय होती थी। जितनी ऊंची जात उतनी ज्यादा तनख्वाह और इज्जत। और सवार रैंक से ये तय होता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे और उनका रखरखाव करना होगा। अच्छा, तो जात पर्सनल रैंक और तनख्वाह के लिए और सवार फौजी जिम्मेदारी के लिए। बिल्कुल, इसी रैंक से तनख्वाह भी तय होती थी और फौजी जिम्मेदारी भी। नियुक्तियां कोशिश की जाती थीं कि योग्यता के आधार पर हों, हालांकि ऊंचे खानदान का होना भी मायने रखता था, जाहिर है। मनसबदारों का तबादला होता रहता था। तबादला क्यों? ताकि वो किसी एक जगह अपनी जड़ें न जमा लें, ज्यादा ताकतवर न बन जाए। और सबसे खास बात, मनसबदार की मौत के बाद उसकी जागीर या संपत्ति अक्सर सरकार जब्त कर लेती थी। इसे एस्चीट या जब्ती हर साल कहते थे। सब कुछ जब्त? हाँ, ज्यादातर। इससे ये पक्का होता था कि कोई बहुत शक्तिशाली, वंशानुगत, अमीर वर्ग न बन पाए जो बादशाह को चुनौती दे सके। वफादारी बादशाह के प्रति बनी रहे। ये तो बड़ा सख्त नियम था। क्या इसमें सिर्फ बाहर से आए लोग ही थे, मतलब तुर्क, ईरानी या हिंदुस्तानी भी थे? यही इसकी एक और खूबी थी। अकबर बहुत समझदार था इस मामले में। इसमें सिर्फ तुर्क या ईरानी ही नहीं, बल्कि अफगान, भारतीय मुसलमान और बड़ी संख्या में राजपूतों को भी शामिल किया गया। राजपूतों को भी? जी हाँ, अकबर ने बड़ी समझदारी से राजपूत राजाओं को ऊंचे मनसब देकर प्रशासन और सेना का हिस्सा बनाया। अनुमान है कि 1605 तक बड़े मनसबदारों में करीब 25% राजपूत थे। ये सुलह कुल का ही एक रूप था, सबको साथ लाने का। और इस सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने का भी कोई तरीका था, जैसे कोई कम घोड़े रखकर ज्यादा का पैसा ले ले? हाँ, कोशिश तो की गई थी। घोड़ों को दागने की प्रथा, दाग, दोबारा सख्ती से शुरू की गई ताकि एक ही घोड़े को बार बार ना दिखाया जा सके। दाग प्रथा? जी। और सैनिकों का पूरा हुलिया, मतलब डिस्क्रिप्शन, दर्ज किया जाता था, चेहरा, ताकि फर्जी सैनिक न दिखाए जा सकें। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार तो होता ही था और कई बार सवार रैंक असलियत से ज्यादा होता था। ये इसकी एक आलोचना भी है। तो मनसबदारों को तनख्वाह कैसे मिलती थी? क्या सबको नकद मिलता था, जात रैंक के हिसाब से? इतने सारे मनसबदारों को, जिनके पास हजारों सैनिक होते थे,
सबको नकद तनख्वाह देना शाही खजाने के लिए बहुत मुश्किल था। हाँ, ये तो मुश्किल होता। इसलिए ज्यादातर मनसबदारों को तनख्वाह के बदले में जमीन आवंटित कर दी जाती थी। मतलब एक इलाके का राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। उसी राजस्व से वो अपनी तनख्वाह लेते थे और अपने सैनिकों का खर्च चलाते थे। इसी आवंटित जमीन को जागीर कहते थे। अच्छा, तो जागीर एक तरह से तनख्वाह के बदले मिली जमीन थी। क्या ये हमेशा के लिए मिलती थी? मतलब बाप के बाद बेटे को? फिर वापस ले ली जाती थी और किसी और को दे दी जाती थी। तो वो जमीन के मालिक नहीं होते थे? नहीं, जागीरदार सिर्फ उस जमीन से तय राजस्व वसूल सकता था। वो जमीन का मालिक नहीं होता था। जमीन तो बादशाह की ही मानी जाती थी। हाँ, कुछ खास जागीरें थी, जैसे वतन जागीर। वतन जागीर? ये राजपूत राजाओं वगैरह को उनके अपने पुश्तैनी इलाकों में दी जाती थी। ये जागीरें अक्सर वंशानुगत होती थी, लेकिन उन्हें भी बादशाह की अधीनता माननी पड़ती थी और मनसबदार के तौर पर सेवा करनी होती थी। एक इनाम जागीर भी होती थी जो विद्वानों या धार्मिक संस्थाओं को मदद के तौर पर दी जाती थी और वो टैक्स फ्री होती थी। समझ गया। तो ये तनख्वाह जागीर, वतन जागीर, अलग अलग तरह की जागीरें थीं। हाँ। इस जागीरदारी व्यवस्था का क्या असर हुआ? अच्छा था या बुरा? दोनों बातें थीं। इसने मनसबदारों को साम्राज्य की सेवा के लिए प्रेरित किया और प्रशासन चलाने में मदद की, क्योंकि सरकार को नकद तनख्वाह का बोझ नहीं उठाना पड़ता था। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी था, क्योंकि जागीरदार का तबादला होता रहता था। उसे पता होता था कि वो वहां ज्यादा दिन नहीं रहेगा, तो कई बार वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा राजस्व निचोड़ने की कोशिश करते थे। अच्छा, मतलब किसानों का शोषण होता था। हाँ, इससे किसानों का शोषण बढ़ सकता था और आगे चलकर जब अच्छी जागीरों की कमी होने लगी और उन पर केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हुआ, तो इसने जागीरदारी संकट को जन्म दिया। कई इतिहासकार इसे मुगल साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण मानते हैं। जागीरदारी संकट, ये एक अहम बिंदु है। थी। उसने एक बड़ी स्थायी सेना रखने पर ध्यान दिया, खासकर तोपखाने पर। न्याय के लिए इस्लामी कानून यानी शरिया के जानकार काजी होते थे, लेकिन बादशाह खुद सबसे बड़ा न्यायाधीश था और गैर मुस्लिमों के लिए उनके अपने कानून भी लागू होते थे। अकबर ने 1579 में महजर नाम का एक दस्तावेज जारी करके धार्मिक मामलों में अलग अलग व्याख्याओं में से किसी एक को चुनने का अधिकार भी ले लिया था, जो काफी विवादित रहा। महजर? जी, और पूरे साम्राज्य से खबरें लाने और अधिकारियों पर नजर रखने के लिए एक कुशल जासूसी व्यवस्था थी, जिसमें वाकया नवीस नाम के खुफिया रिपोर्टर होते थे जो सीधे केंद्र को रिपोर्ट भेजते थे। क्या कुछ समाज सुधार जैसे काम भी हुए थे अकबर के समय? हाँ, कुछ कोशिशें हुई, जैसे सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया, हालांकि पूरी तरह बंद नहीं हुई। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की बात भी कही जाती है। अकाल के समय लोगों की मदद के लिए राहत कार्य चलाए गए और किसानों को तकावी कर्ज देने की व्यवस्था तो थी ही, जिसकी बात हमने पहले की। तो अगर हम अकबर के पूरे प्रशासनिक तंत्र को देखें, इस पूरे सिस्टम को, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी और सबसे बड़ी कमजोरी क्या कहेंगे आप? देखिए, ताकत तो थी इसकी समावेशिता। इसने अलग अलग समूहों, खासकर राजपूतों को शासन में प्रभावशाली ढंग से शामिल किया, जो पहले नहीं हुआ था। ये एक बहुत बड़े और विविध साम्राज्य को चलाने के लिए अपने समय के हिसाब से काफी कुशल व्यवस्था थी। इसने एक तरह से एकीकृत अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया। कुछ लोग तो अनुमान लगाते हैं कि उस समय दुनिया की कुल जीडीपी का करीब 25% हिस्सा मुगल भारत का था। 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, लेकिन कमजोरियां भी थी। ये बहुत ज्यादा केंद्रीकृत थी और सब कुछ बादशाह की व्यक्तिगत काबिलियत पर बहुत निर्भर करता था। अगर बादशाह कमजोर हो तो पूरी व्यवस्था चरमरा सकती थी। हाँ, ये तो है। और यही केंद्रीकरण और नौकरशाही की जटिलता बाद में इसके पतन का कारण भी बनी। फिर भी इसकी विरासत बहुत बड़ी है। ये बाद के भारतीय प्रशासनों के लिए, यहाँ तक कि कुछ हद तक अंग्रेजों के लिए भी एक मॉडल बनी और इसने भारत की मिलीजुली संस्कृति, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उसको भी बढ़ावा दिया। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? सार ये है कि अकबर ने राजस्व में दहसाला और प्रशासन में मनसबदारी और सूबा व्यवस्था के जरिए जो एक व्यवस्थित, कुछ हद तक वैज्ञानिक सोच और सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई, उसने मुगल साम्राज्य को न सिर्फ स्थिरता दी बल्कि अभूतपूर्व आर्थिक तरक्की भी दिलाई। ये पुरानी व्यवस्थाओं से सीखने और नई चीजें जोड़ने का एक बेहतरीन मिश्रण था, जिसने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन की नींव रखी। बिल्कुल,
और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस व्यवस्था की हम आज कुशलता, एकीकरण और केंद्रीकरण के लिए इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या शक्ति और संसाधनों का यही भारी केंद्रीकरण जो अकबर के समय में साम्राज्य की ताकत थी, आगे चलकर बाद के मुगल शासकों के समय साम्राज्य के सामने आई चुनौतियों का कारण भी बना, जैसे क्षेत्रीय ताकतों का उभरना या प्रशासनिक ढीलापन? मतलब ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक कामयाब सिस्टम के तत्व ही वक्त के साथ बदलते हालात में उसकी कमजोरी बन सकते हैं। बहुत दिलचस्प सवाल है ये, यकीनन सोचने लायक। और अगर कोई श्रोता भारत का पूरा इतिहास शुरू से आखिर तक एक व्यवस्थित तरीके से समझना चाहता है, तो एनसीईआरटी मंत्रणा पर हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां आपको भारतीय इतिहास का स्पष्ट और संरचित कवरेज मिलेगा, जो परीक्षाओं की तैयारी में बहुत मददगार साबित हो सकता है। अगर आपको आज की ये चर्चा उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली चर्चाओं से भी जुड़े रह सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।